हेलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप सभी कैसे हैं। और उसके बाद आज की हम क्लास को करेंगे शुरू। और आप सभी को पता है आज से इस चैनल पर आपको पर डे क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत जो मैंने शुरुआत की है वो ज्योग्राफी को लेकर की है। अच्छा, ज्योग्राफी का हमारा कैसा टारगेट रहेगा, किस तरीके से टारगेट रहेगा, इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। और इस तरीके से हम समझेंगे भी, ठीक है ना, समझेंगे कि हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम आने वाले समय में चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी जुड़ जाइए फटाफट से और देखते हैं कौन कौन आ चुके हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास को शुरू करें। बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में रिवर सिस्टम, है ना। रिवर सिस्टम को किस तरीके से कंप्लीट करना है, इस सभी को लेकर अभी हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ है, फिर हम आज की क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा, हरिओम भाई, बिहार रचित। अरे भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई। ज्ञान, कुलदीप, मुझे लग रहा है सारे बड़े हुए बच्चे आ चुके हैं लगता है। चलिए, रेड डाल दी है। अंकुश है, निखिल है, बहुत बच्चे आ चुके हैं शायद। कमेंट अनुराग और सभी सभी लगभग लगभग आ चुके हैं। देखिए, यदि हम आज की वीडियो को लेकर बात करें तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देखिए, हमारा टारगेट ये रहेगा थ्योरी के साथ साथ हम क्या कवर करें, क्वेश्चन को भी कवर करते हुए चले। जैसे आज हमने रिवर सिस्टम को लिया है। रिवर सिस्टम आज कंप्लीट हो ना हो वो हम देखेंगे, आने वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही हमारा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते हुए चले, ये हमारा रहेगा टारगेट। आपने कहा ठीक है। यदि हम इसको लेकर बात करें, ठीक है ना, इसको लेकर बात करें, पर पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस चैनल पर होने वाले टाइम टेबल को लेकर। यानी यहाँ पर प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलेगी सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, जितने भी एग्जाम हो, है ना। सबसे पहले 11 बजे क्लास होगी आपकी साहिल सर की, जो कि आपको मैथ्स की लेकर देखने को मिलेगी, आप सभी को पता है ना। इसके अलावा भरत सर की क्लास होगी आपकी 3 बजे से, है ना, 3 बजे है। बहुत बढ़िया, चलिए आज की क्लास को फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब बफरिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत हो जाता है, उस पर गौर मत दीजिए। यदि उसके बाद हम बात करें, देखिए ये एक तरीके से आपके लिए एक स्तंभ की तरह होगा, ठीक है ना, ये चैनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सारी चीज करिए। बाकी आपने जो मुझसे कहीं भी थ्योरी पढ़ी है ना, जहां भी थ्योरी पढ़ी है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि उसके बाद हम बात करें, ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें पीडीएफ वगैरह के लिए, आप सभी को पता है आप यहां पर जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से जो क्लास आपकी हुई है इसकी पीडीएफ, साथ ही साथ आने वाली क्लासेस में जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसकी पीडीएफ यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करें। चलिए, अरे नहीं भाई गोपू, नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अरे भाई यही है। चलिए आज की क्लास को शुरू करें। देखिए, आप हेडिंग डालेंगे किसको लेकर, रिवर सिस्टम को लेकर, है ना। रिवर सिस्टम को लेकर हेडिंग डालेंगे। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उन्हें पता हम किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं। यदि हम रिवर सिस्टम को लेकर बात करें तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम रिवर सिस्टम को 3 पोर्शनों में पढ़ते हैं। रिवर सिस्टम को 3 पोर्शनों में पढ़ते हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम को 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। दो, सबसे पहला पोर्शन हमारे पास आता है हिमालय रिवर को लेकर, और हिमालय रिवर में भी हम 3 रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 रिवर सिस्टम है, तो आपने सर हमारे पास एक तो सबसे पहले आता है सिंधु रिवर सिस्टम, है ना, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यानी पहला पोर्शन हमारा होता है रिवर सिस्टम में हिमालयी नदियों को पढ़ने का, यानी जिनका ओरिजिन क्षेत्र हिमालय हो और भारत में होकर बह रही हो, इन सभी नदियों को लेकर बात करें। साथ ही साथ इनकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उन सभी को लेकर भी हम बात करें, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़े। आपने, हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, केएलबी से पढ़े, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यदि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर बात करें तो इसके भी 2 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन हमारा अरब सागर की नदियां हैं, ठीक है ना, अरब सागर की नदियां हैं। दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है बंगाल की खाड़ी की नदियां, यानी बे ऑफ बंगाल की रिवर्स, ठीक है। आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके से नदियों को पढ़ने का एक डायग्राम रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स में गंगा रिवर सिस्टम को लेकर, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को लेकर, फिर सिंधु रिवर सिस्टम को लेकर, और ये पूरा का पूरा हमारा हिमालय रिवर सिस्टम में आता है, ठीक है। आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद दूसरा आता हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें हमारी बंगाल की खाड़ी की नदियां यानी बे ऑफ बंगाल की नदियां, एक अरेबियन सी यानी अरब सागर की नदियां हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम समझ चुके होंगे। अब हमें शुरुआत क्या करना चाहिए बताइए जरा।
हम शुरुआत करेंगे हिमालय रिवर सिस्टम को लेकर, है ना। हिमालय रिवर सिस्टम को लेकर अब हम बात करेंगे। चलिए, यदि हिमालय रिवर सिस्टम को लेकर बात करें और हिमालय रिवर सिस्टम में सबसे पहला जो हम लेंगे वो हमारे पास होगा सिंधु रिवर सिस्टम, है ना, सिंधु नदी तंत्र। तो आप यहां पर एक हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, क्या आप हेडिंग डालेंगे हिमालय नदी तंत्र, हिमालय रिवर सिस्टम, ठीक है ना, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, नदी तंत्र, हिमालय रिवर सिस्टम, हिमालय रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, सिस्टम, और सिस्टम के नीचे क्या करेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ठीक है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ठीक। और इसमें भी आप हेडिंग डालेंगे, हमारा सब टॉपिक क्या होगा, सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम भी इसमें हमारा सब टॉपिक रहेगा। अरे हाँ या ना, आपने हाँ, ठीक है ना, हाँ नहीं। अच्छा ये बताओ किस किस को डायलॉग पता है, अगर समस्या ना हो तो क्या होता है, आपने नो दिक्कत नो समस्या। चलिए हेडिंग डालेंगे हमारे सबसे पहले सिंधु रिवर सिस्टम, और सिंधु रिवर सिस्टम हेडिंग डालने के बाद हम शुरुआत करेंगे सिंधु रिवर से, है ना, सिंधु रिवर से शुरुआत करेंगे। चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें रिवीजन करना है, और जो नहीं पढ़े हैं उन्हें बड़े गौर से चीजों को समझना है, ठीक है ना। चलिए उन्हें बड़े गौर से समझना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहां पर, वो कौन सी होगी, वो होगी सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी। सिंधु रिवर सिस्टम में हम किन किन नदियों पर लेकर बात करेंगे, सिंधु की सहायक नदी और सिंधु को लेकर। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप सिंधु नदी, सिंधु नदी, इसको लेकर हम बात करेंगे, सिंधु रिवर, सिंधु रिवर को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सिंधु रिवर को लेकर बात करें तो आपके पास एक चीज बनती है, वो क्या है, सबसे पहले ओरिजिन को लेकर, उद्गम को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है, ओवर एक्टिंग के 10 रुपए काटे जाए भाई इसके। चलिए यदि हम बात करें सबसे पहले, देखिए सिंधु रिवर के ओरिजिन को लेकर, यहां पर हमारा एक ग्लेशियर है जिसका नाम है हमारे पास क्या, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर है आपके, हाँ बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। कोई दिक्कत आपने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जैसे हम घर पर बर्फ का टुकड़ा रखते हैं, अच्छा बर्फ, घर पर बर्फ का टुकड़ा रखने के बाद वो पिघलता है, अच्छा मैं ये कह दूं उस पिघलने से पानी इकट्ठा होगा, हाँ या ना, आपने हाँ। अच्छा उसी तरीके से इसके पिघलने से एक लेक का निर्माण हुआ है, एक झील का निर्माण हुआ है, और इस झील का नाम है झील मानसरोवर। क्या नाम है, मानसरोवर झील इसका नाम है, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक इसका नाम है, मानसरोवर झील क्या इसका नाम है। अच्छा क्षेत्र कौन सा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। कौन सा है, तिब्बत वाला क्षेत्र है हमारे पास, ये तिब्बत है। तो मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं सिंधु नदी को लेकर बात करूं, सिंधु रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, तो आपका डायरेक्टली आंसर ये होना चाहिए, सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने से, किसके, बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर झील से तिब्बत में होता है ना, तिब्बत में होता है, ठीक, तिब्बत में होता है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, कहां से होता है, तिब्बत में होता है, आपने कहा ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे, किस ग्लेशियर से होता है, बोखरचू ग्लेशियर, किस लेक से होता है, मानसरोवर लेक, किस देश से होता है, तिब्बत से होता है। अच्छा उसके बाद ये नदी हमारी इस प्रकार फ्लो करती है, और फ्लो करते 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 इस प्रकार हमारे इंडिया में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर बढ़ने के बाद ही हमारी नदी आगे जाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद सभी नदियों का जल लेती है मिथानकोट में, और उसके बाद अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। क्या इतना काफी है, अरे नहीं इतना काफी नहीं है, ठीक है ना, इतना काफी नहीं है, अभी आपको और समझना पड़ेगा। जैसे ये आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये कौन सा है, ये है लद्दाख, ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, आपने ये वाला क्षेत्र जो हमारे पास वो है लद्दाख, ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, आपने तुरंत कहा ये लद्दाख है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझिएगा। देखिए एक एक पॉइंट जो होगा ना, यहाँ से क्वेश्चन वाला एक एक पॉइंट होगा, बहुत गौर से सारी चीजों को सुनना है। ये कलाकारी इसलिए नहीं हो रही कि कलर भरे जा रही है, ये कलाकारी इसलिए हो रही है कि आपको चीजें जो हो वो समझ में, मेन टारगेट ये है। अच्छा यदि हम इसको लेकर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां से ये बनेगा कि नदी हमारी एंट्री कहां से करती है भारत में, भारत में एंट्री कहां से करती है, ये स्थान है दमचौक,
दमचौक कहां पर है? आपने ये हमारा लद्दाख के, कहां पर? लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है। लद्दाख के पास है दमचौक, यहां से एंट्री करती है। अच्छा, उसके बाद भारत के कितने राज्यों से होकर फ्लो करती है? तो आपने भारत के भैया एक भी राज्य से होकर फ्लो नहीं करती है, क्योंकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश से होकर फ्लो करती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे भाई लद्दाख। अरे मैंने अभी क्या लिख दिया ऐसा, ये तो बता। इंग्लिश इंग्लिश, चलिए ठीक है। अच्छा, लद्दाख से होकर बहती है, आपने कहा हाँ। उसके बाद भारत से बाहर कहां पर निकलती है? वो है चिल्लास। कौन सा स्थान है? वो स्थान है चिल्लास, जहां से होकर भारत से बाहर निकल जाती है। कहां से? चिल्लास से होकर भारत से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। यह है चिल्लास, चिल्लास, ठीक है ना। चिल्लास से होकर भारत निकल जाती है और दमचौक से प्रवेश करती है ना। दमचौक, दमचौक से एंट्री करती है, चिल्लास से बाहर निकल जाती है ना। और भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर फ्लो करती है। कहां से? लद्दाख से होकर फ्लो करती है। आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। उसके बाद कहां पर जाती है? उसके बाद पाकिस्तान में जाती है ना। पाकिस्तान में जाती है। ये स्थान है मिठानकोट। मिठानकोट स्थान है। मिठानकोट क्या है? मिठानकोट स्थान है। यहां पर सभी नदियों का जल लेती है ना। और उसके बाद अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में क्या करती है? मुहाना बनाती है। क्या इन चीजों को हम एक बार लिखना शुरू करें? ठीक है ना, क्या इन चीजों को लेकर लिखना शुरू करें? आपके हाँ, लिखना ऐसे शुरू करेंगे। मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा सारी चीजों का, आप बहुत गौर से इन चीजों को सुनेंगे। आपके हाँ, सबसे पहले सिंधु रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? आपने कहा सर बोखरचू ग्लेशियर से होता है ना। अच्छा, बोखरचू ग्लेशियर में भी किस लेक से होता है? आपने सर बोखरचू ग्लेशियर में एक लेक बनती है, इसी के पिघलने से, उसका नाम है मानसरोवर लेक। लेक मानसरोवर। अच्छा, ये है कहां पर? ये क्षेत्र है तिब्बत का। ये क्षेत्र कहां का? ये क्षेत्र है तिब्बत का, जहां से ओरिजिनेट होती है, उद्गमित होती है, ठीक है ना। अच्छा, भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? आपने भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लद्दाख। अच्छा, आपसे पूछेगा भारत में एंट्री कहां से करती है? दमचौक से। भारत में बाहर कहां से निकलती है? चिल्लास से। भारत उसके बाद कहां पर जाती है? पाकिस्तान में। सभी नदियों का जल कहां पर लेती है? मिठानकोट में। जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कहां पर? अरब सागर में जल गिराती है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, आपको यहां पर एक स्थान दिखेगा लेह। कौन सा? लेह स्थान दिखेगा, यहां पर दिखेगा लेह। तो आपसे ये पूछेगा मेरे भाई कि लेह स्थान जो है वो सिंधु नदी के किस तट पर है? राइट हैंड पर है या लेफ्ट हैंड पर है? तो मुझे फटाफट से बता दीजिए कि ये कहां पर है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये कहां से एंट्री करती है? ये कौन सा स्थान है? आप कहेंगे ये लेह है, और लेह सिंधु नदी के राइट हैंड पर है। कहां पर? सिंधु नदी के राइट हैंड पर है। तो एक बार सारे पॉइंटों को मैं लिखवा रहा हूं, बड़े गौर से आप लिखेंगे, केवल ध्यान देंगे, है ना। इसी मैप पर सारी चीजों को लिखवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर ये लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर लेक से तिब्बत में होता है। तो लिखेंगे सिंधु नदी का उद्गम। चलिए हम अलग पेज पर लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, समझते हुए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, यहाँ हेडिंग डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का ओरिजिन, सिंधु नदी का ओरिजिन, नदी का ओरिजिन तिब्बत में, तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर लेक से होता है। मानसरोवर लेक से होता है। से होता है। अरे हाँ या ना आपके? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट बताइए मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट पॉइंट हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये ओरिजिनेट तो हो गई है ना, ओरिजिनेट तो हो गई है, लेकिन बहती एंट्री कहां से करती है और बाहर कहां से निकलती है, ठीक है ना। एंट्री कहां से करती है और बाहर कहां से निकलती है? आप ये देखिए, ये एंट्री जो है ना भारत में, वो दमचौक से करती है और चिल्लास से बाहर, भारत में बाहर निकलती है। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह भारत में, यहां पर लिखेंगे यह भारत में, यह भारत में दमचौक से एंट्री करती है, दमचौक से
दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है, और चिल्लास से भारत से बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, आप में यहां तक कोई दिक्कत है? आप में यहां तक भी हमें कोई दिक्कत की समस्या की बात नहीं है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछने लगूं, ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? आपने कहा चिल्लास, वो दमचौक चिल्लास कौन है? केपी सिंह? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, उसके बाद ये भारत के किससे होकर प्रवेश करती है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर फ्लो करती है, केवल और केवल, है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे यहां पर, यह भारत के एकमात्र यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख से होकर बहती है, लद्दाख से होकर बहती है। आपने कहा यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछने लगूं, लेह हमारा सिंधु नदी के किस तट पर है? आपने लेह हमारे सिंधु नदी के राइट हैंड पर है। कहां पर है? राइट हैंड पर है। ठीक है, राइट हैंड पर है। ठीक, आपने, हाँ, आप लिखेंगे आगे सिंधु, आप यहां पर लिखेंगे लेह, सिंधु नदी के राइट हैंड पर है। कहां पर है? राइट हैंड पर है, सिंधु नदी के कहां पर? सिंधु नदी के राइट हैंड पर क्या है? हमारा लेह है। ठीक है ना, लेह कहां पर? सिंधु नदी के राइट हैंड पर है। ठीक, अच्छा, उसके बाद भी मैं कुछ कह सकता हूं? आपने, हाँ, आप कुछ कह सकते हैं इसकी टोटल लंबाई को लेकर। अभी देखिए, एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से, इसकी जो टोटल लंबाई है ना, टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ है। देखिए बहुत गौर करिएगा इस चीज पर, इसकी जो टोटल लेंथ है, लेंथ कितनी है? आपकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, सॉरी 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। अच्छा, भारत में कितनी है? इन इंडिया आपके भारत में इसकी लेंथ जो है वो हमारी 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर। बहने वाली भारत, मतलब भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का एग्जांपल क्या है? आप कहोगे तुरंत सर गंगा है। गंगा नहीं है, एक चीज समझिएगा, भारत से होकर बहने वाली का मतलब होता है ऐसी नदी जो भारत से होकर बह रही हो, उद्गम कहीं से हो रहा हो, ओरिजिन कहीं से हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत से होकर बह रही हो। तो आपने ये भी नहीं है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र है जो भारत से होकर बहती है, सबसे लंबी है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र यहीं पर लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो है हमारे पास 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है ना। अच्छा, इसके अलावा भारत में कितनी है? भारत में इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 916 किलोमीटर है, कहीं कहीं 916, कहीं कहीं 17, तो आप 916 याद रखना, है ना। तो मैं आपसे बात करूं, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब आपका आंसर होगा वो तो हमारे पास है ब्रह्मपुत्र। फर्स्ट पर तो आती है ब्रह्मपुत्र, और सेकंड पर आती है हमारे पास सिंधु। सेकंड पर कौन आती है? सिंधु आती है। यही मैं क्वेश्चन बदल दूं, मैं यही ये पूछने लगूं भारत की सबसे लंबी नदी, तब आपका आंसर होगा गंगा। वो भारत से ओरिजिनेट हो रही है, ये नदियां भारत से ओरिजिनेट नहीं हो रही हैं, लेकिन होकर बह रही हैं। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना, मुझे ये बताइए, कहीं कहीं 916 है, कहीं कहीं 917 है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए, एक बार कि यहां तक की चीज अगर क्लियर है तो लिखेंगे एक बार कमेंट में, नो दिक्कत नो समस्या। ठीक है ना, ये नेशनल डायलॉग है हमारा। अगर अब तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही है सिंधु रिवर को लेकर, तो आप लिखेंगे नो दिक्कत नो समस्या, बहुत जल्दी से। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई अंकित, मेरे भाई एक बात सुनिए, इंग्लिश में देखिए ओरिजिन, वो सारी चीजें बाइलिंगुअल ही तो है, बोल तो रहा हूं साथ के साथ, एक चीज को समझिए तो सही।
बढ़े भैया आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार मुझे बताएंगे और इन चीजों को फटाफट से नोट करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे फटाफट नोट करिए, तब हम अगली नदी को लेकर बात करेंगे, वो इसकी आती है झेलम रिवर, है ना, झेलम रिवर। एक बार मैं सारा आपको रिवाइज कराता हूँ, आप गौर करिएगा, है ना, सब कुछ रिवाइज कराता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करिए। चलिए, नहीं आशीष पांडे पटेल भाई, ये डेमो क्लास में है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, आप इस चीज को गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले बोकरचू ग्लेशियर के पिघलने से मानसरोवर लेक का निर्माण होता है तिब्बत में। यहां से एक नदी निकलती जो कि दमचौक से भारत में एंट्री करती है, भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में होकर बहती है, चिल्लास से बाहर निकल जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है, उसके बाद दमचौक में सभी नदियों का जल लेकर अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है ना, अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। अच्छा, जो हमारा लेह है वो सिंधु नदी के राइट हैंड पर पड़ता है, कहां पर, सिंधु नदी के राइट हैंड पर लेह पड़ता है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर है, और ये भारत में बहने वाली सेकंड सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, सेकंड सबसे लंबी नदी है। ठीक, आपने कहा सही है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूं, यह कितने देशों से होकर बह रही है, यह कितने देशों से होकर बह रही है, देशों से बह रही है, कितने देशों में होकर फ्लो कर रही है, बह रही है, मुझे बताएगा कोई, कोई मुझे बताएगा कितने देशों से होकर फ्लो कर रही है, बह रही है, कोई आंसर करेगा, साथ के साथ लिखकर आंसर करेगा आपको। रचित भाई मेरे भाई आज चलिए, सबसे प्यारा बच्चा है हरियाणा बिहार बैच में। चलिए, आप, हम पढ़ेंगे आगे की ओर, तो आप कहेंगे हमारे 3 देशों से होकर फ्लो करती है। कौन कौन से 3 देश हैं? सबसे पहला तिब्बत, जहां से ओरिजिनेट हुई, जहां से उद्गम हुआ तिब्बत। इसके अलावा हमारे पास कौन सा, लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख है। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, आप कहेंगे वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान है। यहां तक कोई भी दिक्कत मुझे ऐसा लगता है आपको लेकर नहीं रही होगी। बहुत बढ़िया, 3 3 3 सभी का सही है, ठीक है ना, सभी का सही है। तो एक बार आपने ये सब नोट कर लिया, हाँ या ना मुझे एक बार बता दो, ताकि हम अगली नदी को पढ़ें, वो है झेलम, ठीक है ना। हाँ, तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, तिब्बत पर किसका अधिकार है, कोई माने बताएगा, तिब्बत पर किसका अधिकार है, कोई बताएगा, अरे हाँ या ना। अच्छा, आपका चेला राजेश मेरे भाई, बहुत बढ़िया, चाइना का है ना, चाइना का कब्जा है, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़े, आपके यहाँ नेक्स्ट रिवर को लेकर बात करते हैं, वो है झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी है। अच्छा, झेलम नदी को पढ़ने से पहले हमें हाईलाइट भी तो करना पड़ेगा चीजों को, अरे हाँ या ना, आपके यहाँ ये हमारे पास एक नदी है जिसका नाम है झेलम रिवर, हेडिंग डालेंगे झेलम रिवर। ठीक, आपने कहा सही, चीजों को बहुत गौर से सुनिएगा, है ना। चलिए, चलिए बहुत अच्छे से इस चीज को सुनिएगा। आपने कहा हम ये बहुत सुनने के लिए तैयार हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर है। इस जम्मू एंड कश्मीर में एक नदी ओरिजिनेट होती है और इस प्रकार बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है, पाकिस्तान में जाती है, चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। किसमें, चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। मेरी चीजों को ओरिजिन को लेकर बहुत गौर से चीजों को समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास रेंज पड़ती है जिसका नाम है पीर पंजाल रेंज। क्या नाम है, पीर पंजाल रेंज है इसका नाम, पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा सही है। इस पीर पंजाल रेंज, पहले नाम लिखेंगे पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज है, आपने कहा सही है, पीर पंजाल रेंज। इससे भी हमारा एक लेक पड़ती है यहाँ पर जिसका नाम है हमारे पास, जहां से ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है हमारे पास शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील है, शेषनाग लेक है। अच्छा, स्थान कौन सा है, जे एंड के है, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है।
है ना। तो अब मुझे तीन चीज बताइएगा ओरिजिन को लेकर, ठीक है ना, ओरिजिन को लेकर तीन चीज बताइएगा। सबसे पहला, झेलम रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है। तो झेलम रिवर का उद्गम पीर पंजाल रेंज। अच्छा, पीर पंजाल किसका भाग है, मिड हिमालय, मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। क्वेश्चन के तरीके समझिएगा, क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते हैं। ये हमारे पास मिड हिमालय है, मिड हिमालय का भाग है। क्वेश्चन के तरीके क्या क्या बन सकते हैं उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसको लेकर, इस नदी को लेकर। देखिए, पीर पंजाल रेंज से, ठीक है ना, गौर करिएगा बस थोड़ा सा। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल रेंज से, जो कि मध्य हिमालय का भाग है, उद्गम होता है इससे लगी शेषनाग लेक से, जम्मू कश्मीर में। तो अगर आपसे पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश, तब आपका आंसर होगा मेरे भाई जम्मू एंड कश्मीर। आपसे कहे किस लेक से, वो आपका आंसर होगा शेषनाग लेक। आपसे कहे किस रेंज से, पीर पंजाल रेंज से। आपसे कहे मध्य हिमालय के, मतलब हिमालय के किस पोर्शन से, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, तब आपका आंसर होगा मिड हिमालय से ओरिजिनेट होती है, मिड हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली एक नदी है। हाँ मेरे भाई, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो, है ना। पीडीएफ पूरी मिलेगी, पूरी जिसको कहते हैं, आधी भी नहीं, टैक्स भी नहीं काटा जाएगा इस पीडीएफ पे, वादा है, ठीक है। आप ये बताइए आपको चाहिए क्या, वो मिल जाएगा पहले दिन ही, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है। आपने कहा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, श्रीनगर इसके किस हैंड पर है, कोई बताएगा मुझे, किस हैंड पर पड़ेगा। आप कहेंगे श्रीनगर इसके राइट हैंड पर पड़ता है, राइट हैंड पर इसके पास श्रीनगर है। यहीं पर एक लेक है जिसका नाम है वुलहर लेक, वुलर लेक। ये बहते हुए वुलर लेक से एंट्री करती है और बाहर निकल जाती है। उसके बाद भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है भारत एंड पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में किस में मिल जाती है, चेनाब नदी में। तो मैं आपसे ये पूछूं किसकी सहायक नदी है, सिंधु में भी, आपने सिंधु नदी तंत्र में भी ये चेनाब की सहायक नदी है, सिंधु नदी तंत्र में भी चेनाब की सहायक नदी है, ठीक है। आपने कहा सही है। अंकिता से जुगाड़ लगाया जा रहा है मेरे भैया, अंकिता इसमें क्या कर लेंगी, ठीक, आपने कहा सही है। तो एक एक पॉइंट हम लिखें, आपने, हाँ एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। इसमें लिखते हैं यहां पर झेलम नदी, सबसे पहले लिखते हैं झेलम नदी, झेलम रिवर, झेलम नदी। चलिए एक एक पॉइंट को समझना और लिखना आप शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले, झेलम नदी का ओरिजिन कहां से होता है, पीर पंजाल रेंज, मध्य हिमालय, शेषनाग लेक, जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। तो आप लिखेंगे झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, रेंज से लगी, से लगी शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, झील से निकलती है, निकलती है। स्थान जम्मू कश्मीर है, स्थान जम्मू एंड कश्मीर है। यहां तक दिक्कत है आपको, नहीं। उसके बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे, आप ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। आप एक पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो, इसके राइट हैंड पर क्या है, श्रीनगर है। तो आप लिखेंगे श्रीनगर किस नदी के सहारे बसा हुआ है, तब आपका आंसर होगा झेलम नदी। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि हमारा श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर, श्रीनगर झेलम के, झेलम के राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर है, हैंड पर है। यहां तक दिक्कत हुई आपने, यहां तक भी दिक्कत कुछ नहीं हुई। उसके बाद यह नदी जो है वुलहर झील से होते हुए जाती है ना। तो कौन सी नदी वुलहर झील से होते हुए निकलती है, तो आपने, हमारी कौन सी नदी है, आपने वो नदी है हमारे पास, ठीक है ना, वो हमारे पास कौन सी नदी है, आपका आंसर होगा झेलम नदी। तो आप लिखेंगे यह नदी वुलहर झील से होकर निकलती है, यह नदी, ठीक है ना, यह नदी वुलहर झील से होकर निकलती है, वुलर लेक से होकर निकलती है। अच्छा, तो आपको एक चीज भी तो क्लियर हो गई, क्या, कि वुलर लेक कहां पर है हमारी, निकलती का मतलब है गुजरती है ना।
इससे होकर गुजरती है, फिर आगे की ओर जाती है। यही नदी हमारी भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। तो कौन सी पूरे सिंधु रिवर सिस्टम की ऐसी कौन सी रिवर है जो कि भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है? उसका नाम है झेलम रिवर। क्या नाम है? झेलम रिवर है ना। आपको यहां तक दिक्कत है? नहीं, आपकी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे यह नदी, यहां पर लिखेंगे पॉइंट बनाकर, यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान की, पाक की सीमा बनाती है। सीमा वो वाली सीमा नहीं, बनाती है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना, मुझे बताइए। अरे हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ये नदी पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, अंत में यह नदी, है ना, यहां पर लिख लीजिए, अंत में यह नदी, अंत में यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है और चिनाब नदी में मिल जाती है, और चिनाब नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। अब बताइए, यहां तक कोई दिक्कत बची हो तो मुझे एक बार बता देंगे। अगर नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो एक बार लिखेंगे। अच्छा, क्लास रिकॉर्डेड है? अच्छा, अरे भैया, आप यहाँ पर डेली इस क्लास को लेंगे? अच्छा, मैं एक बात मुझे बताइए, जब आप इतने बड़े इंग्लिश मैन हैं मेरे भाई, तो क्या आपको जम्मू कश्मीर लिखना नहीं आता? मैंने ओरिजिन को, उद्गम को ओरिजिन बोला, क्या आपको ORIGIN नहीं लिखना आता? फिर आपने इंग्लिश पढ़ी कहां से है? इंग्लिश कहां से पढ़ी है ना? तो आप कहेंगे इंग्लिश हमने पढ़ी है फर्जी टीचरों से, है ना, फर्जी टीचरों से। लेंथ कितनी है इसकी? 751 मीटर है, 751 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल लेंथ है। ठीक है, तो आप एक बात समझिएगा, मैंने बोला शेषनाग लेक का मतलब शेषनाग झील, है ना, शेषनाग लेक का मतलब शेषनाग झील। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हमारा यूटी यूनियन टेरिटरी है, जहां से उद्गम होता है। पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल ही रेंज है इसका नाम, है ना। चलिए, उसके बाद ये भारत, जम्मू कश्मीर में बहती है, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, और इसकी टोटल लेंथ 751 किलोमीटर है, 751 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे की ओर। चलिए एक बार रुकिए, फिर हम बढ़ते हैं। सात सौ इक्यावन नहीं, ये 725 है। एक बार इसे करेक्ट करिएगा, है ना, 725 है, 751 नहीं। यहाँ पर एक करेक्शन करिएगा, बस 725 है। चलिए, 725 किलोमीटर लेंथ, 725 किलोमीटर है। और एक और क्या पता है क्या खास बात है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सिंपल से एक चीज बताइए, जब आप, ठीक है ना, ठीक है, एक बात मुझे आप बताइए, 725 किलोमीटर, हाँ जी। देखिए, एक चीज मुझे एक बात बताइए सिंपल, जब आपको इतनी इंग्लिश आती है कि हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मैंने ओरिजिन बोला तो आपने क्यों नहीं लिखा, है ना। जब मैंने पीर पंजाल रेंज बोला तो आप पर जब इंग्लिश के शब्दों की फुल फॉर्म नहीं पता, पीर पंजाल की स्पेलिंग नहीं पता, तो आपने इंग्लिश क्या पढ़ी है? क्या लड़कियों को दिखाने के लिए आप दिखाना चाह रहे हैं हमको इंग्लिश आती है? अरे हाँ या ना? आपके, हाँ, हम करते हैं ओवर एक्टिंग, हमें ओवर एक्टिंग के जज्बात। चलिए, एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहला, झेलम रिवर का ओरिजिन पीर पंजाल रेंज, जो कि मध्य हिमालय का भाग है, शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर में होता है। श्रीनगर इसके राइट हैंड पर है। ये बुलहर झील से होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और उसके बाद ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है ना, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार मुझे बताइए, इन सारी चीजों को मुझे एक बार बताएंगे, यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं है आपने? हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, मुझे इसका आंसर देंगे आप सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? झेलम नदी, यहां पर मैं लिख देता हूं,
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, सी और डी, है ना। 1, 2, 0, 3, है ना। झेलम नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? झेलम नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है? राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर फ्लो करती है? मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, झेलम नदी कितने स्टेट से होकर फ्लो करती है? मैंने ये पूछा है, ठीक है, मैंने ये पूछा है कितने स्टेट से होकर फ्लो करती है। बहुत बढ़िया। चलिए विपिन का ठीक है, अंकिता का, विशाल का, और अब तो बहुत तेजी से कमेंट आने लगे फिटर, चलिए जो भी है, और बहुत बढ़िया, विपिन का भी ठीक था लगभग, सभी का गलत है, लगभग लगभग कुछ बच्चों का ठीक है, वो होगा 0। अगर मैं आपसे ये पूछता भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, तब आपका आंसर होता 1, क्योंकि राज्य नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है। अबे गधों, 2 वालों तो ये देखो, अबे 2 वालों, अबे पगलू सिंह एक चीज तो देखो तुम, पगलू सिंह एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर 2 तो हाईलाइट भी नहीं किया, तुमने 2 कहां से दे दिया? 1 और 0 में तो चलो कंफ्यूजन मांग लेता, तुम तो पगलू सिंह हो, तुमने ये नहीं देखा कि ये हमारा एक ही राज्य से, एक ही यूटी से फ्लो करती है, ठीक है ना, एक ही यूटी से फ्लो करती है, वो है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर से होकर फ्लो करती है। यहां तक की चीजें क्लियर है? एक बार नोट करिए, ठीक है ना, एक बार इसे नोट करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फटाफट से नोट करिए मेरे भाई, एक बार इसे नोट करेंगे फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अरे वीडियो को शेयर भी तो कर सकते हो बे, अबे हाँ या ना, अपनी हाँ। चलिए, मैंने देश लिख दिया है क्या? स्टेट ही तो लिखा है, कितने देशों से होकर गुजरती है, हाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है, स्टेट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। एक बार नोट करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर हम आगे की ओर तब बढ़ेंगे जब यहां तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ मैं भैया पूरा, नवीन मेरे भाई पूरा पढ़ूंगा, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लग रहा है आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही है, मेरा ऐसा मानना है, और जब मेरा मानना है तो आप मेरी बातों पर खरे उतर रहे हो, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा हमारे पास, उसके बाद आती है मेरे पास चेनाब रिवर, चेनाब रिवर हेडिंग डालेंगे, चेनाब रिवर, चेनाब रिवर, रिवर, है ना, चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी, हेडिंग डालिएगा चेनाब नदी। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही होगी। गुड इवनिंग मेरे भाई, हो सकता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है ना, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे यहाँ पर बताना ये कौन सा यूटी है हमारे पास, जल्दी से बताइए ये कौन सा यूटी है। आपने सर इसका नाम है ना, इसका नाम हमारे पास है कौन सा, आपने इसका नाम सर हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर, फिर ये कौन सा है, ये भी तो कोई सा होगा, अरे हाँ या ना, आपने हाँ, ये भी हमारे पास है, और इसका नाम है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, है ना। ये राज्य है, वो ऊपर वाला यूटी था, है ना, वो ऊपर वाला यूटी था, ये हमारे पास राज्य है, पूरा का पूरा जिंदा राज्य। ठीक, आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अच्छा, देखिए सबसे पहली चीज आप समझ लेंगे, आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। 2 रिवर है, जैसे हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र है, अरे हाँ या ना, हाँ या ना तो करते कम से कम मेरे भाई। ये हमारे पास एक है चंद्रा और एक है भागा, क्या नाम है, चंद्रा और भागा, 2 नदी है, ठीक है ना, चंद्रा और भागा। अच्छा आपने कहा ठीक है, ये चंद्रा और भागा नदी जो है ना, ये हमारी हिमाचल प्रदेश में मिलती है, और हिमाचल प्रदेश में भी कहां पर, तांडी नामक स्थान पर, तांडी स्थान पर मिलती है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में तांडी स्थान है। जैसे हमारी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है, आपने हाँ, उसी तरीके से चंद्रा और भागा नदियां जब हमारी तांडी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में मिलती है, इससे एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है चिनाब नदी। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चिनाब नदी, चिनाब नदी है, ठीक है, चिनाब नदी है।
आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए चिनाब नदी को चंद्रभागा रिवर कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसीलिए चिनाब नदी को चंद्रभागा रिवर कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण दो भागों में हुआ है, चंद्रा और भागा, दो नदियों से हुआ है, चंद्रभागा, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। आप लिखेंगे चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी भी इसे कहते हैं, नदी भी कहते हैं, चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। इसको आप कहेंगे वो है हमारे पास कौन सी रिवर, वो है हमारे पास सिंधु रिवर, सॉरी चिनाब रिवर, इसे कहते हैं चंद्रभागा रिवर। आपने कहा ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रभागा दो धाराओं से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, आपको यहाँ पर मैप में दो धाराएं साफ साफ दिखेंगी, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। यह आपस में कहां पर मिली? तांडी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में मिली, और इस तरीके से आगे की ओर बढ़ी, और आगे की ओर बढ़ने के बाद थोड़ा जूम करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसकी ज्यादा सही सी बनाते हैं रिवर, ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसके बाद ही हमारी आगे की ओर बढ़ी, आपके यहाँ आगे की ओर बढ़ने के बाद ये हमारी कहां पर चली गई? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाने के बाद सीधी की सीधी जाकर कहां पर मिलती है? मिठानकोट में मिलती है। और किससे जाकर मिलती है? सिंधु से जाकर मिलती है, सिंधु से जाकर मिलती है। तो मुझे एक चीज बताइए, कि आपको ये नहीं लग रही है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी है? अरे हाँ या ना? आपने हाँ, तो मुझे एक चीज बता दीजिए बस, कि चिनाब नदी का सबसे पहले ओरिजिन कहां से होता है? तो इस चीज को हम पढ़ते हैं। देखिए, चिनाब नदी के ओरिजिन को लेकर बात करें ना, तो ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक पास है जहां से ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है बारालाचाला पास, बारालाचाला पास, बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला पास, जहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, आपने कहा सही है। तो हमसे ये पूछे ओरिजिनेट कहां से होती है? राज्य पूछ लिया तो हिमाचल प्रदेश, राज्य पूछा तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा पास पूछा तो बारालाचाला पास, बारालाचाला दर्रा, जहां से हमारी क्या करती है, जहां से हमारा ये, बहुत बढ़िया, ये लगता है पढ़े हुए बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप कहिए ये हमारी बारालाचाला पास से ओरिजिनेट होती है। आपसे मैं पूछने लगूंगी किन दो धाराओं से मिलकर बनी है, तब आपका तुरंत आंसर आएगा, ये चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलने से बनी है। और दोनों नदियां कहां पर मिलती हैं? स्थान है तांडी, जहां पर मिलती है, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और उसी से निर्माण हुआ है हमारे पास चिनाब नदी का, इसलिए चिनाब नदी को चंद्रभागा रिवर के रूप में जाना जाता है। अब मैं आपसे पूछने लगूं, ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? आपने, ये भारत के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम जम्मू कश्मीर है, उसके बाद पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में सीधी सिंधु में जाकर मिलती है, और एकमात्र लेफ्ट हैंड से ऐसी सहायक नदी है जो कि डायरेक्टली सिंधु में जाकर मिलती है, साथ ही साथ सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी है ना, सबसे लंबी सहायक नदी भी है। तो मेरे भाई एक एक पॉइंट को लिखना हम शुरू करेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। कैसे? आप लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे यहां से। चलिए, सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे, चिनाब नदी का ओरिजिन, चिनाब नदी का उद्गम, नदी का ओरिजिन, ओरिजिन कहां से होता है मेरे भाई? आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला पास से होता है, ला पास से होता है, पास से होता है। ठीक, आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या ये पॉइंट लिख सकता हूं, ये भारत के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इनसे होकर बहती है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, यह भारत के, यहीं पर लिखते हुए चलेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, यह भारत के, यह भारत के एक राज्य, एक राज्य, राज्य का नाम क्या? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, व एक यूटी, यूटी, एक यूटी लद्दाख से होकर, सॉरी एक यूटी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, से होकर बहती है, होकर बहती है। से होकर बहती है। यहां तक दिक्कत है? आपने यहां तक दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें आगे की, और आपने, हाँ, यदि हम बात करें, ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है ना, ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह सिंधु की, यह सिंधु की, सिंधु की सबसे लंबी, सबसे लंबी
लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो मुझे एक बार ये बताएंगे यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या है या नहीं है, एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार मुझे इसके बारे में बता देंगे, बस थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। चलिए हम यहाँ पर थे, इसको पढ़ते हैं। इसके बारे में बताइए मुझे, अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे, वरना लिखेंगे, लिखेंगे कि नो दिक्कत नो समस्या। नहीं है, नो दिक्कत नो समस्या। अच्छा, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है? लेंथ आपने मेरे भाई, टोटल लेंथ है इसकी 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर है ना। इन इंडिया, भारत में कितनी है? भारत में 1180 किलोमीटर है। भारत में 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक मिनट रुकिएगा, ये चीज लंबाई इसकी कंफर्म करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1800 और 1180, बहुत बढ़िया, सही है ना, सही है। क्योंकि लंबाई में कभी भी दिक्कत जो है ना, जो हमारा डेटा होता है ना, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, नो दिक्कत नो समस्या, बहुत बढ़िया। कौन कौन नो दिक्कत नो समस्या वाले हैं? जी मेरे भाई रचित। आदि यादव, आदि यादव कह रहे हैं जल्दी ये चैनल यूट्यूब पर धूम मचाएगा मेरे भाई। अगर ज्योग्राफी में बदलना दिया ना, इतिहास ही ना बदल दिया, तो नाम विकास राणा बनाएंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी बात होगी, छोड़िए। कहीं कहीं पर 1200 मिलता है, कहीं कहीं पर हमारे पास 1180 मिलता है, उसमें देखिए कंफ्यूजन है ना। ये जो मैंने आपको डेटा बताया बिल्कुल एनसीईआरटी का आधार पर बताया, इसमें कोई भी आप चीजों को दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, आपको यहां तक की चीजें क्लियर है आपने? हाँ, मैं आपको चीजों को रिवाइज करा रहा हूं, उन चीजों को रिवाइज करेंगे केवल मेरे साथ। सबसे पहला, सबसे पहला यह है कि जो हमारी चिनाव नदी है, ये दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, है ना। चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दोनों धाराएं हमारी कहां पर मिलती हैं? अपनी दोनों की दोनों हमारी तांडी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। चिनाव का ओरिजिन बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से होता है। यह हमारे भारत के एक राज्य हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। उसके बाद पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। इसकी टोटल लंबाई 1800 किलोमीटर है और भारत में 1180 किलोमीटर है ना। भारत में 1180 किलोमीटर है। यहां तक की दिक्कत है आपको? नहीं। ये हमारा टोटल चिनाब नदी को लेकर बात हुई। बस बस मेरे भाई, नो दिक्कत नो समस्या इतनी भी मत करो जिससे दिक्कत समस्या बन जाए। ठीक, चलिए, अब बताइए मुझे इस नदी को लेकर अब कोई भी बात ऐसी जो समझ में ना आई हो, वो मुझे बताएंगे, वरना अगली नदी है हमारे पास रावी रिवर। अब हम बात करेंगे रावी रिवर को लेकर, रावी रिवर को लेकर बात करेंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए, अब आप बताएंगे कि जो हमारी चेनाब नदी है वो भारत के कितने राज्यों से होकर फ्लो करती है? कितने राज्यों से होकर फ्लो करती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, चिनाब नदी कितने देशों से होकर बहती है? चिनाब नदी कितने देशों से होकर बहती है? दो आपके पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी मेरे भाई मिराज, बहुत बढ़िया। राज्य, अबे पगलू, राज्य एक है, राज्य एक है, ठीक है ना। राज्य एक है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, और हमारे पास यूटी कितने हैं? यूटी हमारे पास एक है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे पूछे कितने देश? दो देश, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। मुझे एक यस या नो में आंसर बताएंगे, क्या ये एक अंतरराष्ट्रीय रिवर है, इंटरनेशनल रिवर है कि नहीं है? मुझे ये और बता दीजिए, फिर हम आगे की ओर तब बढ़ेंगे। क्या ये इंटरनेशनल रिवर है या नहीं है? अरे हाँ या ना, हाँ या ना। आपने हाँ, इंटरनेशनल रिवर है। एक कह रहा बाबू, मैं बाबू वाला कौन है? मैं भाई, या तो मैं बाबू लग रहा हूँ। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा आप, रावी रिवर, रावी नदी, रावी नदी, रावी रिवर, रावी रिवर, रावी नदी, इसको लेकर अब बात करें। रावी नदी, हाँ, भारत से बाहर ज्यादा लंबी हो सकती है, उसमें क्या है ही भारत से बाहर ज्यादा लंबी।
क्या नहीं है आपकी? नहीं, नहीं है। अच्छा मेरे भाई, अच्छा यहाँ तक चीजें को लिखें आपने? हाँ, मुझे केवल ये बताएंगे ये स्टेट और हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, मैं इसको लेकर बात करता हूँ ये क्या है। अगर किसी को राज्य नहीं पता है ना भाई, तो सही बता रहा हूँ, आप आज रात को अपना बोरिया बिस्तर बांध के किताब कॉपी बंद कर देना अगर आपको राज्य नहीं पता है। राज्य पता होना तो एक मामूली बात है। चलिए ये कौन सा है हमारे पास? अब के लिए आपने कहा ठीक है। देखिए यहां से एक नदी निकलती है। पहले सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई मेरे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले नदी को हाईलाइट कर लें आपकी? हाँ, सबसे पहले तो नदी को हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी रिवर है? ये हमारे पास है आपकी, ये जो नदी है इसका नाम है रावी रिवर, रावी नदी है, रावी नदी है। आपको चीज को समझिएगा, है ना? रावी नदी है। सबसे पहले ये पूछेगा कि रावी नदी है ना, रावी नदी, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? तो सबसे पहला इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से होता है। राज्य आपसे पूछेगा, तुरंत कहेंगे राज्य हिमाचल प्रदेश है ना? दर्रा कौन सा है? रोहतांग पास है। कौन सा? रोहतांग पास से इसका ओरिजिन होता है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, अच्छा भारत के कितने राज्य से होकर फ्लो कर रही है? आपने सर इसका नाम तो हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और इसका नाम हो गया पंजाब। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पंजाब। तो ये भारत के दो राज्यों से होकर फ्लो करती है। आपका अब आंसर होना चाहिए दो राज्य, क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हमारे पास कौन सा हो, चाहे हमारे पास पंजाब हो, दोनों राज्य से होकर फ्लो करने वाली एक रिवर है, एक नदी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भारत से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर अपना जल गिराती है, चेनाब नदी में जाकर अपना जल गिराती है। ठीक है, आपने कहा सही है। तो इन पॉइंटों को लिखेंगे, इसमें ज्यादा पॉइंट बनते नहीं है, तो हम इन पॉइंटों को लिख लेंगे फटाफट से। कैसे लिखेंगे? रावी नदी का ओरिजिन, रावी नदी का ओरिजिन, नदी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से होता है, रोहतांग पास से होता है। ठीक है ना? अच्छा, रोहतांग पास से होता है हिमाचल प्रदेश में। यह भारत के दो राज्यों में होकर फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लिखेंगे यह भारत के, यह भारत के, यह भारत के दो राज्यों में फ्लो करती है, दो राज्यों में बहती है, फ्लो करती है, फ्लो करती है। कौन कौन से दो राज्य हैं? आप पहले पर लिखेंगे जहां से ओरिजिनेट हुई, हिमाचल प्रदेश, और सेकंड पर जाती है कहां पर? पंजाब में। ठीक है ना, पंजाब में जाती है, आप लिखेंगे बाद में। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद लिखेंगे यह पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान में चेनाब नदी में, चेनाब नदी में मिल जाती है, मिल जाती है रावी रिवर, रावी नदी। अब बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलिए, हाँ, इसके अलावा आप लिख लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया एक बच्चे ने जवाब दिया है। रावी का पुराना नाम पुरुषनी था, रावी का, रावी का पुराना नाम पुरुषनी था, पुरुषनी था। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? ऐसा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। रावी का पुराना नाम पुरुषनी, है ना? सोचिए कितनी पुरानी नदियां होती हैं। हिमालय नदी सबसे पुरानी नदियां हैं। पता है इस चीज आपको? नहीं पता होगी। चलिए क्लास की पीडीएफ छोड़ो, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद आऊंगा आपके पास, पीडीएफ नहीं आएगी, पीडीएफ नहीं आएगी, मैं खुद आऊंगा। पीडीएफ से क्या? पीडीएफ से ये रहेगा कि
पता ना, नोट करने के लिए आपको कोई बुलाना पड़ेगा, और मैं खुद आ जाऊंगा तो मुझ पे आप नोट भी करवा लोगे उठा के, है ना, मैं नोट भी कर दूंगा आपकी। मैं पगलू सिंह, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आपको मिल जाएगी, है ना, ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक की दिक्कत आप बताइए मुझे, नहीं तो आगे क्यों लेते। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ऐसी लग रही हो कि आपको भैया कोई सिर दर्द, बदन दर्द, ठीक है ना, पेट दर्द कुछ हो तो चलिए भाई, बस ना चले, मैं बताऊं पीडीएफ को लेकर बस ना चले आपका, वरना क्या करो पता नहीं, मास्टर उठ रहे, उठ चल चल, हाथी कुतरू छोटा हाथी में बैठ चल हमारे घर, रात को कराएंगे तेरे पर नोट और देगा पीडीएफ। जिसको पीडीएफ चाहिए भैया मुझे अपने घर लीजिए, दिक्कत समस्या ही खत्म है। लिखिए, क्या ये अंतरराष्ट्रीय नदी है, यस या नो, मुझे बताएं क्या एक अंतरराष्ट्रीय रिवर है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए बस। क्या अंतरराष्ट्रीय रिवर है या नहीं है मुझे ये बता दो, वरना हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। मेरे भाई जब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा ना, आगे अगली नदी डालिएगा हेडिंग आप, उसका नाम है हमारे पास व्यास रिवर, ठीक है ना, व्यास रिवर। अच्छा, व्यास नदी को हमें व्यास नदी को हमें दो चीजों से कनेक्ट करके पढ़ना होगा, बड़े गौर से समझिएगा इस नदी को, माइंड मैप बना रहा हूं, उस माइंड मैप को बड़ी इज्जत से करिएगा, है ना, बेवकूफी कोई नहीं करेगा क्लास में। हाँ है ना, है बहुत बढ़िया। तो मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर एक राज्य बनाया मैंने, है ना, एक मैंने राज्य बनाया, आपने कहा सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये राज्य हो गया हमारे पास पंजाब, है ना, पंजाब राज्य हो गया, कोई दिक्कत आपने नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास अगला जो राज्य आता है ना, अगला जो राज्य आता है, इसका नाम है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। अरे अभी तो पढ़ा ही था ना, अरे हाँ या ना आपके, हाँ अभी तो हमने समझी थी चीज, ये कौन सा राज्य है, ये हमारे पास है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दो नदियों को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, दो नदियों को यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है, उन दोनों नदियों को पढ़ने की कोशिश करिएगा। विपाशा बसु नहीं है, मैं गधे। चलिए, आपको याद रखना है यहाँ पर दो नदियों को एक साथ पढ़ना होता है। सबसे पहले एक नदी आती है हमारे पास, ये रिवर, इसका नाम है व्यास नदी, है ना, व्यास नदी है। अच्छा, इसके बाद एक नदी है ये रही, एक नदी है ये रही, है ना। अच्छा, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, साथ में आप लिखेंगे भी। ये भी चिनाब में जाकर मिलती है, ये भी कहां पर मिलती है, ये भी चिनाब में जाकर मिलती है। आपने कहा ठीक है, पॉइंटों को बड़े गौर से समझिएगा। सबसे पहले किस नदी को लेकर बात करें, सबसे पहले हम व्यास को लेकर बात करते हैं। ये हमारे पास कौन सी नदी है, व्यास है। तो मैं आपसे पूछने लगूं व्यास का ओरिजिन कहां से होता है, आपने तुरंत कहा सर हिमाचल प्रदेश से होता है। अच्छा, किस दर्रे से होता है, रोहतांग पास से होता है, रोहतांग पास से इसका ओरिजिनेट होती है। अच्छा, रोहतांग पास में भी कहां से होती है, व्यास कुंड से। व्यास कुंड एक स्थान है, यहां से ओरिजिनेट होती है व्यास कुंड से। तो यहां से ओरिजिन को लेकर 3 पॉइंट बने। सबसे पहला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, एक नदी यहां पर ये रही, एक नदी यहां पर ये रही आपने, ये कौन सी नदी है आपने, ये जो है इस लेक का नाम है राकसताल लेक, राकसताल लेक, राकसताल लेक, लेक इसका नाम है। एक नदी है जो कि राकसताल लेक से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, भारत में सिप किला पास से एंट्री करती है, ये स्थान है सिप किला पास, सिप किला पास, सिप किला पास से एंट्री करती है। अच्छा, उसके बाद भारत के दो स्टेट से होकर बहती है, पहले पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद जाकर चेनाब में अपना जल गिरा देती है। चेनाब में क्या करती है, चेनाब में अपना जल गिरा देती है। आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में व्यास, रोहतांग पास से व्यास कुंड से एक रिवर का ओरिजिन होता है, इस रिवर का नाम है हमारे पास व्यास रिवर। अच्छा, व्यास रिवर कितने राज्य से होकर बहती है, तो मेरे भाई व्यास रिवर दो राज्य से होकर बहती है। पहले पर हमारे पास है हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर है पंजाब। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, देखिए ये पॉइंट तो आपको क्लियर है, इसे तो आप लिख ही लेंगे कि हमारा व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के व्यास कुंड से होता है। फिर भी लिख लीजिए, व्यास नदी का ओरिजिन
व्यास नदी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड से होता है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भारत के दो राज्यों से होकर फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लिखेंगे यह भारत के दो राज्यों से होकर बहती है, राज्यों से बहती है। कौन कौन से? आपने सबसे पहले ओरिजिनेट हुई हिमाचल प्रदेश और सेकंड पर है पंजाब। सेकंड पर कौन सा? सेकंड पर है पंजाब। यहां तक दिक्कत है? आपने नहीं। उसके बाद ये नदी सतलज में बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज को मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये उसके बाद ये सतलज नदी में मिल जाती है ना? किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और इस स्थान का नाम है हमारे पास पंजाब, है ना? पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। स्थान का नाम बड़े गौर से सुनना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह स्थान है पंजाब, मतलब राज्य है पंजाब, स्थान है कपूरथला। ठीक है ना? कपूरथला स्थान है, कपूरथला। ठीक है। अच्छा, कपूरथला स्थान है। तो एक चीज समझिएगा, यह व्यास नदी सतलज से कपूरथला पंजाब में मिल जाती है। एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे इस चीज को यहां पर। व्यास नदी सतलज नदी से पंजाब के कपूरथला में मिल जाती है। पंजाब के कपूरथला में मिलती है। कपूरथला में मिलती है। मिलती है। ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा, जहां पर मिलती है ना, यहां पर एक फाटक बना दिया गया है, गेट बना दिया गया है दोनों के जंक्शन पर। इसे कहते हैं हम क्या? इसे कहते हैं हरिके बैराज। बैराज मतलब पानी को रोकने की जगह, है ना? पानी को रोकने की जगह। तो आप लिखेंगे जहां पर सतलज और व्यास मिलते हैं वहां पर हरिके बैराज है ना? हरिके बैराज है। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहां पर, व्यास व सतलज के संगम पर, व्यास व सतलज के संगम पर, सतलज के संगम पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो हरिके बैराज है ना, यहीं से पानी निकाल दिया जाता है। यहीं से क्या कर दिया जाता है? यहीं से पानी निकाला जाता है। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पानी निकालकर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। तो मैं आपसे ये पूछने लगूं, इंदिरा गांधी नहर निकाली कहां से गई है? आपने इंदिरा गांधी नहर पंजाब से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलज के संगम से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर किस फाटक से निकाली गई है? हरिके बैराज से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर किस शहर से निकाली गई है? कपूरथला स्थान से निकाली गई है। कपूरथला स्थान से निकाली गई है। अब इसको लेकर कोई भी आपको दिक्कत नहीं बची होगी, है ना? कोई भी दिक्कत नहीं बची होगी। तो एक बार इसे फटाफट से लिखेंगे इस चीज को। यहीं पर एक स्थान है, आप लिखेंगे इसे, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, व्यास और सतलज के संगम पर, व्यास व सतलज के संगम से हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। एक नहर निकाली है जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर निकाली है, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, गांधी नहर है, नहर है। क्या मैं ये कह सकता हूं, आप मेरी बात सुनेंगे गौर से, ये जो नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर, यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का एग्जाम्पल है।
तो आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। कहां से निकली है? पंजाब से। पंजाब में कहां से? कपूरथला से। कपूरथला में भी कहां से? हरीके बैराज से। किन दो नदियों के संगम से? तो व्यास और सतलज के संगम से निकली है। व्यास और सतलज के संगम से निकली है। ठीक है, तो एक बार जो मैंने व्यास को लेकर बातें बताई है ना, बस उन्हें गौर से सुनिए जो मैंने बताई है। सबसे पहला, व्यास का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के व्यास कुंड से होता है ना। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। यह नदी, व्यास नदी, सतलज से पंजाब में कपूरथला में मिल जाती है, और जहां पर मिलती है वहां पर एक बैराज है, हरीके बैराज। उस हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और ये भारत की नहीं पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर है ना, सबसे बड़ी सिंचाई नहर भी इंदिरा गांधी नहर है, पूरे विश्व की, भारत की भी नहीं। अच्छा, इसके बाद आप याद रखेंगे, इसके बाद क्या याद रखेंगे? इसके बाद कुछ भी याद नहीं रखेंगे। और क्या याद रखना था? ठीक है, और क्या याद रखना था? कुछ भी याद नहीं रखना था। ठीक है, अरे हाँ या ना आपने? नहीं। अब बताइए, इसको लेकर, व्यास नदी को लेकर कोई दिक्कत, समस्या, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द कुछ बचा हो तो मुझे एक बार बता दीजिए, वरना हम बढ़ेंगे आगे की ओर। और एक पॉइंट लिख लेना, यह पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यह पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। नदी में मिल जाती है। चलिए, नो दिक्कत, नो समस्या, आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो इसे फटाफट से नोट करेंगे, और हो सकता है थोड़ा सा मन करे, दिल कर रहा हो तो एक बार शेयर कर सकते हैं वीडियो को, बाकी तो कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा। नहीं नहीं। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं कहाँ का लग रहा हूँ, कहाँ का नहीं लग रहा? अरे भारत का तो हूँ, ये मुझे बताइए, कोई दिक्कत की नहीं। कोई कह रहा बागपत का लग रहे हो सर, बागपत में भैया पढ़ने से मतलब रखो। एक बार बताएंगे। देखिए, ये सारी चीजों को हमने लेकर पढ़ा, एक बार हम सतलज नदी को लिखेंगे, क्योंकि सतलज नदी अभी घिसड़ पिछड़ हो जाती है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट सतलज, प्लीज रिपीट। जी बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है ना, देखिए, व्यास नदी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड में रोहतांग पास से होता है। ये भारत के दो राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर बहती है। यह सतलज नदी में पंजाब के कपूरथला में मिल जाती है। जहां पर मिलती है वहां पर व्यास, वहां जहां पर मिलती है वहां पर हरि के बैराज बनाया गया, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भाई यही हमने चीजों को पढ़ा है। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में जल गिरती है। कब तक चलेगी ये क्लास? अच्छा, बहुत से बच्चों को पता समस्या क्या रहती है? चार पांच समस्या आज बता देता हूँ। देखिए, डॉक्टर होता है, मरीज को पहचान जाता है ना, क्या बताएगा ये? चलिए, देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन आता, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कब मिलेगी। इसके अलावा एक आता है, ठीक है ना, एक आता है क्लास कब तक चलेगी, सिलेबस कब तक होगा। बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग डालिएगा सतलज नदी, हेडिंग डालिएगा सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज रिवर, बहुत बढ़िया। साइंस की पढ़ा दो। अरे सौरभ मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए तो मेरा तहे दिल से आपके लिए मेरे भाई धन्यवाद। चलिए, सबसे पहला राज्य हमारे पास है पंजाब। कौन सा है? पंजाब है सबसे पहले। ठीक है, आपने कहा सही।
इसके बाद हमारे पास कौन सा है, इसके बाद हमारे पास है ये वाला, आपने ये वाला हमारे पास है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है। दिक्कत है आपने? नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ से दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत खत्म भी हो जाएगी जब हम पढ़ा रहे हैं तो। यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है सतलज रिवर। कहाँ से, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, बस गौर से सुनना है ना, गौर से सुनना, आगे तो आपके समझ में आ ही जाएगा। चिनाब नदी में जाकर मिलती है। चलिए पॉइंटों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ओरिजिनेट होती है हमारे पास राकसताल लेक से। राकसताल लेक, राकसताल लेक से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, राकसताल लेक से ओरिजिनेट हुई। स्थान पूछ ले, तिब्बत। अच्छा, इस पर चाइना का अधिकार है तो आपको तिब्बत या फिर चाइना मिलेगा, तो आप घबराना मत भैया, तिब्बत बताया था, चाइना आ गया है ना, चाइना आ गया। हाँ, चाइना आ गया, आप कहीं बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो स्थान है इसका नाम हमारे पास क्या है, आपने सर इसका नाम है ना हमारे पास, ये हमारे पास है कौन सा, ये हमारे पास है सिपकिला पास, सिपकिला पास, सिपकिला दर्रा पास। कहां पर है सिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहती है, उसके बाद जाती है पंजाब में, पंजाब के बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में जल गिराती है। कहां पर, चेनाब नदी में जल गिरती है। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम जो इससे क्वेश्चन बनते हैं उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, सतलज नदी का ओरिजिन, सतलज नदी का ओरिजिन, नदी का ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है ना, तिब्बत में, तिब्बत में मानसरोवर लेक से, सॉरी तिब्बत में राकसताल लेक से होता है, राकसताल लेक से होता है, से होता है। आपने कहा सही है ना। अच्छा, उसके बाद यह भारत में सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है, तो आप लिखेंगे यह भारत में, यह भारत में, यह भारत में सिपकिला पास, सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है, एंट्री करती है, प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास से। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद भारत के दो राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, तो एक पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे यह भारत के, यह भारत के दो राज्य, दो राज्य हिमाचल प्रदेश व पंजाब में बहती है, पंजाब में फ्लो करती है, बहती है, बहती है। ठीक है, आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है, तो ये भी पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अंत में, अंत में पाकिस्तान में जाकर, में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है, नदी में मिल जाती है। मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, आपने कहा सही है। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद आपको याद रखना है कि वो व्यास वाला तो कंसेप्ट में बता चुका था ना कि भैया व्यास ऐसे ऐसे मिलती है, यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाल गई। ठीक है, आपने कहा यहां तक कोई भी हमें समस्या नहीं है, ठीक है ना, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, सतलज नदी को लेकर आपको यही पॉइंट याद रखने, इसका प्राचीन नाम सतुद्री है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम, ओल्ड नेम सतुद्री है, सतुद्री है, सतुद्री है। ठीक है, तो एक बार मैं सतलज नदी को रिवाइज कराऊंगा, आप गौर से सुनेंगे, देखिए बहुत गौर से सुनेंगे। तिब्बत में राकस्तान लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज रिवर। यह भारत में सितकिला पास से एंट्री करती है। भारत के दो राज्य हिमाचल प्रदेश
और पंजाब से होकर फ्लो करती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है ना। इसका प्राचीन नाम सतुद्री है। क्या नाम है? सतुद्री इसका प्राचीन नाम है। और इस पर हमारी एक परियोजना भी है जिसका नाम है भागड़ा नागल बांध। आप लिखना चाहे लिखेंगे। इस पर भारत का इस पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम, ग्रेविटेशनल डैम, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम बांध भागड़ा नागल बांध भी है। गुरुत्वीय डैम भागड़ा नागल बांध है, बांध है। अब बताइए यहां तक कोई भी दिक्कत बची हो तो मुझे, हाँ अब बताइए मुझे कोई भी दिक्कत बची हो तो। पूरी की पूरी सिंधु रिवर सिस्टम हमारी होती है कंप्लीट, है ना, कंप्लीट होती है। आपको सिंधु रिवर सिस्टम में अभी आपका बहुत कुछ पता है, सिंधु रिवर में भी कंप्लीट नहीं है, खुश मत हो। देखिए सिंधु रिवर सिस्टम में सबसे पहली नदी हमने सिंधु को पढ़ा, फिर झेलम को पढ़ा, फिर चिनाब को पढ़ा, फिर रावी को पढ़ा, फिर व्यास को पढ़ा, और अब हमने सतलुज को पढ़ लिया। अच्छा, सारे उनका कॉलम बनाया है, मैं कॉलम में आपको लिखवा देता हूं, है ना, कॉलम में लिखवा देता हूं। लिखिए सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु था। उसके बाद झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का, अबे ये क्या चल रहा है इसमें? झेलम का था वितीस्ता, है ना, झेलम का था वितीस्ता। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आती है कौन सी? वो है चिनाब। चिनाब का नाम अश्किनी था। उसके बाद आती है व्यास। व्यास का नाम विपाशा था। अच्छा, व्यास के बाद हमारी कौन सी आती है? व्यास के बाद आती है सतलज, जिसका नाम सतुद्री था। ये सारे के सारे प्राचीन नाम है ना, प्राचीन नाम है। वितीस्ता, ठीक है ना, सिंधु का सिंधु, झेलम का वितीस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपाशा और सतलज का सतुद्री था। ये सारे के सारे प्राचीन नाम हुए, प्राचीन नाम हुए। एक कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई? 22 जनवरी को लागू हुई थी, मुझे तो ऐसा याद है, और आप बता देना 22 जनवरी 2014 या 2015? अरे हाँ या ना? हाँ, मुझे पता नहीं है हालांकि, क्योंकि मैंने थोड़ी नहीं पढ़ी है ये परियोजना, फिर भी एक अंदाजा बता दिया है, वो 22 के करीब होगा कुछ। सबसे पहले आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई बेटी है फिर बेटा है, बेटा ही था, पापा का मगरमच्छ था ये मगरमच्छ था, ये योजनाएं बनाता घूम रहा है, ये सोच रहा है एक आध बच जाए तो मेरे काम में आ जाएगी। चलिए, हाँ 22 जनवरी 2015 देखा। हल्के में मत लेना। अच्छा 2014 है भैया, मैंने 2014-15 बताया था, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक। पता नहीं था, बता दिया, बहुत बढ़िया। आगे की चीजें पढ़ें अपनी, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता, नदी जल समझौता, जल समझौता। ठीक है, सबसे पहला सिंधु नदी जल समझौता हुआ कब था? आपने 1960 में हुआ था, है ना, 1960 में हुआ था। यहाँ पर तीन चीजें बहुत जरूरी है आपको जाननी, पहले पर हमारा, दूसरे पर और तीसरे पर, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन चीजें, सबसे पहले पर हम बात करें कौन था, तो सबसे पहले पर भारत, बीच में डालेंगे हमारे पास कौन था? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, और लास्ट में कौन था? वो था पाकिस्तान। वो कौन था? वो था पाकिस्तान था। आपने कहा ठीक है। यदि सबसे पहले हम बात करें भारत, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था, नेहरू जी ने भाग लिया था। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट ब्लैक थे, रॉबर्ट ब्लैक वर्ल्ड बैंक की तरफ से थे।
इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो वो थे मिस्टर अयूब खान। अयूब खान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से थे, अयूब खान। अयूब खान। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका थी, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, मीडिएटर का काम किया था, मीडिएटर का काम किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, मध्यस्थता की थी। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा भी आपको कुछ याद रखना है आपके, हाँ इसके अलावा भी हमें कुछ याद रखना है। हमारी नदियां थी जैसे कि सिंधु, सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, व्यास, व्यास और सतलज, और सतलज, ये हमारी कुछ नदियां थी। आपने कहा ठीक है। यदि हम बात करें ऊपर की जो तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये कहा गया कि इनके 80% वाटर का यूज जो है वो पाकिस्तान करेगा, जबकि 20% वाटर का यूज कौन करेगा, इंडिया करेगा। कौन करेगा, इंडिया करेगा। जबकि लास्ट की तीन नदियां जो है रावी, व्यास और सतलज, इनको लेकर कहा गया 80% जल का यूज इनका इंडिया करेगा। कौन, इंडिया करेगा। जबकि 20% वाटर का यूज कौन करेगा, वो पाकिस्तान करेगा, वो पाकिस्तान करेगा। ये था हमारा सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौते को लेकर आपको पॉइंट क्या याद रखने हैं, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, वर्ल्ड बैंक की तरफ से रॉबर्ट ब्लैक और पाकिस्तान की तरफ से मिस्टर अयूब खान थे। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता यानी मीडिएटर का काम किया था। इस समझौते में यह कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके 80% जल का यूज करेगा पाकिस्तान, 20% जल का यूज करेगा इंडिया, जबकि रावी, व्यास और सतलज के 80% जल का यूज करेगा इंडिया और 20% जल का यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, वरना हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मुझे एक बार एक चीज बता देंगे आप, अब तक जो मैंने पढ़ाया उसको लेकर बता देंगे कि नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर, उसका ओरिजिनेट कहां से होती है, सारी चीजें किस रेंज से होती है, किस झील से होती है, किस केंद्र शासित प्रदेश से होती है, सारी चीजें बताइए मुझे, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। जल्दी से बताइए। देखिए, यूटी लद्दाख, निखिल मुर्गा बन जा भैया, मुर्गा बन जा फटाफट, मुर्गा बन जा भाई मेरे। देखिए, सबसे पहला ओरिजिनेट होती है कहां से, आपने ओरिजिनेट होती है हमारी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज से, मिड हिमालय में और शेषनाग झील से, है ना। और दो राज्य से होकर फ्लो करती है, एक राज्य से होकर फ्लो करती है, एक राज्य से भी नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद जाती है पाकिस्तान में। और झेलम रिवर की टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 1800 किलोमीटर, भारत में 1180 किलोमीटर है। गलत है, सही, आपने गलत है, गलत है। सिंधु की लेंथ 725 किलोमीटर है, वो चिनाब की लेंथ है। चलिए, बहुत बढ़िया। सौरभ ब्रो कहाँ से हो, देख रहे हो, रिश्ते बनाए जा रहे हैं, रिश्ते मजबूती मजबूती के, ठीक है ना, रिश्ते मजबूती के ये चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तक चीजें कंप्लीट है तो मुझे एक बार थम्स अप करेंगे, अरे हाँ या ना, आपने हाँ। चलिए, अब हम कुछ समझते हैं, उस चीज को समझेंगे। अब लिखेंगे सिंधु के दोआब, सिंधु के दोआब, सिंधु के दोआब, सिंधु के दो दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वो कहते हैं ना दोआब। अरे मैंने नहीं पूछा था, वो कमेंट में चल रहा था कहाँ से हो, उसने बता भी दिया मैं कोलकाता से।
अच्छा, कोलकाता में कहाँ से? ठीक है ना, चलिए एक बार लिखेंगे कौन कौन सी दुआ में, सिंध, चाज, ठीक है ना, रचना और बारी। सिंध, चाज, रचना और बारी। सिंध, चाज, रचना, बारी। यहां पर लिखेंगे सबसे पहला सिंध, सिंध, चाज, चाज, रचना, रचना और बारी। सिंध, चाज, रचना, बारी। ठीक है ना, सिंध, चाज, रचना और बारी, है ना, ये सारे हमारे। और एक हमारे पास आता है विष्ट, विष्ट दुआ, विष्ट दुआ, है ना। चलिए एक बार समझिएगा, 1 मिनट में काम तमाम हो जाएगा, समझिए। सबसे पहला हम ये कहें, ये कौन सा दुआब है, आपने इनके बीच के दुआब को कहा जाता है, ठीक है ना, इनके बीच के दुआब को कहा जाता है, ये वाला जो दुआब है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है दुआब, और इस दुआब को कहा जाता है सिंध दुआब। और सिंध दुआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, तो सिंध दुआब जो है हमारे पास सिंधु और झेलम के बीच का दुआब जो वो है सिंध दुआब, है ना, सिंध दुआब है। आपने कहा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चाज। चाज किस किस के बीच के दुआब क्षेत्र है, आपने चाज जो है वो हमारे पास दो नदियों के बीच का दुआब क्षेत्र है। वो कौन सी दो नदियां हैं, वो है हमारे पास झेलम और चिनाब, है ना, झेलम और चिनाब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला, ये रहा, इसे कहते हैं रचना दोआब। और रचना दोआब किन दो नदियों के बीच का है, आपने रचना दोआब, दो नदियां हैं हमारे पास, चिनाब और रावी। रावी और चिनाब के बीच का है रचना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास ये वाला, ये, इसे कहते हैं वारी दुआब। वारी किस किस के बीच का, रावी और व्यास। रावी और व्यास के बीच का है रावी, वारी, है ना, वारी। अच्छा, लास्ट में आता है बिस्ट दुआब। अब बिस्ट दुआब किस किस के बीच का है, कोई बताएगा? अपने विष्ट दुआब जो है ना, विष्ट दुआब वो हमारा, ये रहा विष्ट दुआब। विष्ट दुआब ये किन दो नदियों के बीच दिख रहा है आपको, ये हमारे पास है व्यास और सतलज, व्यास और सतलज है ना। तो एक बार इन्हें देखिए ना, एक बार इन्हें नोट कर लेंगे, कैसे? आप लिखेंगे ऐसे, सिंधु है ये आपने, हाँ ये सिंधु है ना, सिंधु, और ये कौन सी, ये है झेलम। सिंधु और झेलम के बीच को कहा जाता है कौन सा, ये वाला है सिंधु और झेलम के बीच में हमारे पास सिंध। झेलम और चिनाब के बीच में, ये चिनाब है आपने, हाँ ये चिनाब है। झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को कहा जाता है चाज दोआब। ये चिनाब है, ये रावी है, यहाँ पर रावी। तो चिनाब और रावी के बीच के दोआब को कहा जाता है रचना दोआब। रावी और ये यहाँ पर व्यास है, रावी और व्यास के बीच के दोआब को कहा जाता है वारी दोआब। ये व्यास है, ये सतलज है, ये कौन सी, सतलज है। और व्यास और सतलज के बीच के संगम को कहा जाता है, बीच के दोआब को कहा जाता है विष्ट दोआब, है ना, विष्ट दोआब कहा जाता है। चलिए यहां तक दिक्कत बची, यहां तक दिक्कत बची, मुझे एक बार बताएंगे। अब सिंधु रिवर सिस्टम को लेकर कोई दिक्कत समस्या बची है, अरे हाँ या ना, तो मुझे एक बार बताएंगे, वरना हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, वरना हम बढ़ेंगे आगे की ओर। यहाँ तक मुझे बताएंगे कुछ दिक्कत समस्या, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द कुछ बचा हो तो। सिंधु सागर दुआब या फिर सिंध दुआब इसे कहा जाता है ना। ज्यादा ज्ञान निकालने की कोशिश मत कीजिए, जितना बताया उतना बहुत अच्छे से याद करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ये ट्रिक ट्रिक वाले कौन है रे, ट्रिक, ट्रिक अब भी इतने बड़े हो गए, ट्रिक ही ट्रिक चल रही है, व्यस्क नहीं हुए हो क्या? चलिए दिक्कत समस्या है, नहीं है, लिखेंगे नो दिक्कत नो समस्या, फिर हम बढ़ेंगे आगे।
क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा जी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखो एक और आ गया वायरस। नो दिक्कत नो समस्या, आगे की ओर बढ़े आपके। हाँ, अगला रिवर सिस्टम डालेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हेडिंग डाल लीजिए, बिना सोचे और समझे। ठीक है ना, बिना सोचे और समझे एक हेडिंग डालेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अच्छा, इसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्या उसके लिए आप तैयार हो सभी? आप कहेंगे सर जी हम तो ऐसे तैयार हैं जैसे आज ही पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, यदि हम बात करें इसको लेकर, सबसे पहले डालेंगे यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फटाफट से डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए भाई, पीडीएफ की जिसको जरूरत नहीं है ना, वास्तव में तैयारी करने वाला ही वही है। सच्चाई है ये मेरे भाई, सच्चाई जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। उसके पिघलने से एक लेक का निर्माण हुआ है, इसका नाम है लेक मानसरोवर। जिससे कौन निकली थी? जिससे हमारी निकली थी सिंधु नदी। तो ये कौन है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर। ठीक है, आपने कहा सही है। अच्छा, ये क्या है? आपने, ये हमारे पास है लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर ना, लेक मानसरोवर है जहां से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, अभिषेक नहीं पढ़ाऊंगा स्पीड में मेरे भाई, बिल्कुल भी। बताओ, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूं। कुछ भी कर लो आप। और बताओ, कोई दिक्कत आई आपकी? नहीं, दिक्कत नहीं आई। ये तो एक तरीके से गुस्सा है, गुस्सा नहीं है, प्यार है ना, प्यार है। चलिए, मतलब आपके दिमाग में गोबर आए तो उसे उगलना नहीं है, सबसे पहली चीज उसे अपने दिमाग तक सीमित रखना है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, और वो नदी का नाम हमारे पास क्या है? उस नदी का नाम है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर है। इस प्रकार बहती है, और बहते बहते इस प्रकार आ जाती है पाकिस्तान, बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में आ जाती है। बहुत गौर से चीजों को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे साथ रहोगे तो। सबसे पहला, सबसे पहला मेरे पास आता है, ये वाला राज्य कौन सा है आपको दिख रहा है? ये आपको, ये हमारे पास है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य है। हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आपने कहा सही है। अरे कौन सा नशा कर रहा है क्लास में? नशे ही चलने, बताओ कोई तरीका है? यूं कर रहा मैं भी करूंगा नशा, मुझे भी दो। अब फिर कोई चरस वरस बांट रहा है क्या क्लास में? है? शिद्दत से पढ़ा नहीं जा रहा क्या तुम पे? अब पगलू सिंह, पगलू सिंह। उसके बाद ये जो आता है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। आपने कहा सही है, कोई भी दिक्कत समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत समस्या की बात नहीं है। आपने कहा हाँ, हमें तो हो ही नहीं सकती है मेरे भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलिए, ढूंढू। हाँ भाई, ढूंढू। देखिए, सबसे पहला एक नदी है, ये क्षेत्र कौन सा है आपको पता है? ये क्षेत्र तिब्बत है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है तिब्बत। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मुझे ये बताइए, इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है ना,
ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहां से होता है? आपने ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी लेक मानसरोवर से होता है। ये क्षेत्र तिब्बत है जहां से इसका ओरिजिन होता है। यहां पर इसे शांगपो कहा जाता है, शांगपो कहा जाता है। अच्छा, शांगपो नदी आगे की ओर बढ़ती है और भारत में एंट्री करती है। इस स्थान का नाम है नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत, बारवा पर्वत है। अच्छा, नामचा बारवा पर्वत आखिर है क्या? इसके बारे में क्या खास बात है? हिमालय का भारत में, हिमालय का सबसे सबसे ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है पूरे हिमालय का। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? वो है नामचा बारवा पर्वत। इसी नामचा बारवा पर्वत के पास में पड़ती है हमारी क्या, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हमारे पास यांगयाप दर्रा, यांगयाप पास, यांगयाप पास। स्थान कौन सा है? स्थान है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। आपने कहा ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है। आपने कहा सही है। तो मुझे ये आप चीज बताइए, देखिए तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी है लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर से एक नदी निकलती जिसका नाम है शांगपो रिवर। शांगपो रिवर भारत में नामचा बारवा पर्वत को काटकर कहां से, सबसे ईस्टर्न पार्ट है पूरे हिमालय का, यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जहां पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहां पर इसका नाम पड़ता है दिहांग। क्या नाम पड़ता है? दिहांग पड़ता है। तो किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये नदी प्रवेश करती है असम घाटी में, और असम घाटी में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहां पर पड़ा, कोई बताएगा? आपने सबसे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र असम में पड़ा। कहां पर पड़ा? असम में इसका नाम सबसे पहले ब्रह्मपुत्र पड़ा। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका नाम पड़ता है जमुना। क्या नाम पड़ता है? जमुना नाम पड़ता है, जमुना नाम पड़ता है। आप एक चीज समझिए, आप क्या समझे? आप ये समझे, जो हमारी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से एक लेक का निर्माण हुआ मेरे भाई, उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। वहां से सांगपो रिवर ओरिजिनेट होती है। ये भारत में हिमालय के सबसे ईस्टर्न पार्ट नामचा बारवा पर्वत के पास यांगयाप दर्रे को काटते हुए भारत में एंट्री करती है। जैसे ही भारत में एंट्री करती है, वो राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है, सॉरी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। उसके बाद ये असम घाटी में प्रवेश करती है, यहां पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री करती है, यहां पर इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये नीचे की ओर चली जाती है। अभी और समझाऊंगा आगे की चीजों को। आपने कहा ठीक है। इसकी टोटल लेंथ, टोटल लंबाई कितनी है? आपने टोटल लेंथ जो है, टोटल वो हमारे पास है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और भारत में कितनी है? भारत में इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर है। इसकी मतलब क्या है? भारत से होकर बहने वाली, है ना, भारत से होकर बहने वाली। आप कहेंगे भारत से होकर बहने वाली का मतलब है ओरिजिनेट कहीं और से हुई हो, केवल भारत से बह रही हो। चाहे 1 सेंटीमीटर, चाहे 2 सेंटीमीटर, चाहे 0 सेंटीमीटर। 0 तो होगी तो बहेगी कैसे? अरे हाँ या ना? आपने हाँ। तो 916 किलोमीटर या फिर 917 किलोमीटर मेरे भाई, कहीं कहीं 916, कहीं कहीं 917, 916 याद रखो सबसे बेस्ट है ना। तो भारत से होकर बहने वाली, भारत की नहीं, भारत से होकर बहने वाली, यानी ओरिजिन कहीं और से हुआ हो, भारत से होकर बह रही हो, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां पर एक चीज लिखेंगे, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का एग्जांपल कौन सा है? वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का एग्जांपल। ठीक है, आपने कहा हाँ। 917, 916 कुछ भी लिख लो मेरे भाई, मैं स्लैश लगा के लिख देता हूँ 917। आपको ये चीज जब समझ में आएगी, जब आपके एग्जाम में रखा मिलेगा ना 916, तब आपको समझ में आएगा, है ना। 916 या फिर 917, है ना। हाँ,
आप ये लिखिएगा, ठीक है। 916 में अपनी तरफ से करेक्ट मानता हूं, लेकिन बहुत जगह 917 भी है, गली गली में किताबें छप रही, कोई कुछ भी लिख देता है। आपने यहां तक चीजें क्लियर की? आपने कहा हाँ। आप कहेंगे इसके बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंगा रिवर, है ना। इस प्रकार गंगा रिवर एंट्री करती है, ठीक है ना। बाहुबली वाली एंट्री होती है गंगा की। कौन सी? बाहुबली वाली एंट्री होती है गंगा की। और गंगा जैसे ही प्रवेश करती है और इसकी संयुक्त को, ठीक है ना, देखिए मेरे गौर दीजिएगा इस बात पर, है ना, इस बात पर गौर करेंगे। ये दोनों मिली और एक धारा का निर्माण हुआ, एक धारा का निर्माण हुआ। इसे कहा जाता है पद्मा, क्योंकि गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा कहा जाता है। तो इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? आपने इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ये पद्मा है इनकी संयुक्त धारा। क्या ये पद्मा ही आगे जाएगी? आपने नहीं मेरे भाई, नहीं, पद्मा नहीं जाएगी। अभी आगे और भी इसके साथ केस होंगे। वो केस क्या है? ये है मणिपुर। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हमारे पास बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। बराक इससे आकर मिलती है, ठीक है ना, इससे आकर मिलती है। जैसे ही बराक आकर मिलती है तो इनके बीच के इस वाले स्थान को कहा जाता है मेघना। इसको कहा जाता है, इस वाली धारा को कहा जाता है मेघना, है ना, मेघना। और मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है ना। मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? जल गिराती है। ये है मेघना, मेघना है। कौन सी? मेघना है। तो आप एक चीज बहुत हल्की सी समझे, बहुत अच्छे से समझे। क्या समझे मेरे भाई? मैंने आपको ये समझाया, जैसे गंगा, गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। जब ये दोनों मिलती हैं तो इनके बीच की संयुक्त धारा को इसे कहा जाता है पद्मा। पद्मा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मेघना रिवर। क्या नाम है? मेघना रिवर है, इसका नाम है मेघना नदी। कहां से निकलती है मेघना नदी? मणिपुर से निकलती है मेघना, या फिर इसे बराक नदी भी कहते हैं, है ना, मेघना। जैसे ही इस धारा से आकर मिलती है, इसका नाम पड़ जाता है यहां पर, इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, मानसी ठाकुर कह रही है कि वो हुई ना, क्या कहते हैं, 114 किलोमीटर के साथ सिंधु, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी बोला है मैंने ये नहीं बोला भारत में कितनी बह रही है, नहीं। अगर ब्रह्मपुत्र जो है भारत में 1 सेंटीमीटर भी बह रही होती ना, तो भी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी होती, है ना। इसकी हम टोटल लंबाई पर बात कर रहे हैं नदी की, पर भारत से होकर बह रही है कितना ये मैटर नहीं करता, केवल भारत से होकर बह रही हो, है ना। जैसे आपके गांव से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, है ना, 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। पहला नेशनल हाईवे जो है उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और दूसरे की लंबाई 1800 किलोमीटर है। दोनों गुजर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए आपके गांव से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? लंबाई कुछ भी हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके यहां से गुजर रहा है और सबसे लंबा कौन सा है। उसी तरीके से भारत से होकर गुजर रही है और सबसे लंबी कौन सी, उसकी टोटल लेंथ पर बात करते हैं, टोटल लेंथ पर बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आप कहेंगे नो दिक्कत, नो समस्या, अरे जड़ से खत्म कर दो रोगों को। हाँ जी, आपने बहुत बढ़िया। तो ये चीजों को नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर जब बढ़ेंगे, जब आप इन चीजों को नोट कर लेंगे और एक बार बता देंगे हाँ जी हमें यहाँ तक की चीजें क्लियर है, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीजों को, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से नोट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है ना। देखिए सबसे पहले तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनती है लेक मानसरोवर, वहां से एक नदी का ओरिजिन होता है शांगपो। तो हम कहें कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। अच्छा, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे को काटकर हिमाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत से प्रवेश करती है, जहां पर इसे देहंग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके अलावा जब इससे गंगा आकर मिलती है यानी पद्मा मिलती है, इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। जब इसमें मेघना नदी आकर मिलती है, इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। मेरा नाम भैया विकास राणा है, ठीक है ना, विकास राणा मेरा नाम है। और ऐसा आपको क्या क्या पूछना था, है ना, क्या पूछना था, इससे नाम से क्या होता है? बिका, एक ने पूछा, चंदन बॉय कह रहे विकास सर है, विकास भैया, विकास ना विकास, नाम मत बोलो पंडित जी। रॉय शाम, आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहां तक चीज आपने नोट की होंगी आपने। हाँ, अगर हम इसको लेकर बात करें आगे की ओर, आपने आगे की ओर भी कुछ है, आपने हाँ आगे की ओर है। जैसे
जैसे आगे की ओर ये है, यहाँ पर हमारे पास एक असम है और यहाँ पर दो हमारे पास नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। एक का नाम हमारे पास क्या है आपके एक का नाम हमारे पास है उमादा, उन्मादा, और एक का नाम हमारे पास है कौन सा, एक का नाम है हमारे पास उमादा और एक का नाम है मांजुली, मांजुली, मांजुली है ना। अच्छा आप लिखेंगे मांजुली जो है सबसे बड़ा नदीय द्वीप है पूरे विश्व का, किसी भी नदी में सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली द्वीप है ना, मांजुली द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप है। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, एक पॉइंट बनाकर क्या लिखेंगे, यह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, द्वीप है पूरे विश्व का, पूरे विश्व का, विश्व का। आपने कहा ठीक है, यहां तक भी दिक्कत नहीं। उमादा, यह सबसे छोटा नदी द्वीप है पूरे विश्व का, यह पूरे विश्व का, विश्व का सबसे छोटा, सबसे छोटा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, द्वीप है उमादा। देखिए क्वेश्चन बनेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का एग्जांपल मांजुली, कहां पर है, असम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उन्मादा, कहां पर है, असम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मेरे भाई विकास आप सीजीएल छोड़ो, मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी बात, कि आप सीजीएल तो छोड़ दो, आप पीसीएस प्रीलिम्स लेवल तक इस क्लास को ले सकते हो, बहुत निडर होके, है ना, निडर होके ले सकते हो जिसे कहते हैं, इतना लेवल है इस क्लास का। ये तो आप छोड़ो कि ग्रुप डी और रेलवे और एनटीपीसी और इसलिए हलवा एग्जामों के लिए, ये तो हलवा है, यूं ही निकल जाएंगे। ठीक है, आपने कहा सही है, यहां तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, नोट करना करिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद हमारा थोड़ा सा पोर्शन और बच रहा है, हमें वो करना है इस नदी को लेकर। चलिए हाँ, ब्रिज को लेकर हम बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ बस। चलिए भैया मेरे हो गए। ठीक है जी, आपके यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही होगी, आप मुझे एक बार बता देंगे जी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना हम आगे क्यों बढ़ेंगे, वरना हम बढ़े आगे क्यों। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बढ़े में आगे, आपके हाँ आगे बढ़ा जाए, कप्तान मोड़ दिया जाए झंडा, कप्तान मोड़ दिया जाए झंडा, रथ को मोड़ दिया जाए पार्थ, और वो रथ मुड़ जाता सहायक नदियों को लेकर। लिखेंगे सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की, पुत्र की सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए आप ये इसका राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड से हमारी कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, आपकी एक है हमारे पास तीस्ता, ये कौन सी, तीस्ता नदी है, तीस्ता, पहली तीस्ता है। दूसरी कौन सी है, ये है मानस, मानस किस हैंड से मिल रही है, राइट हैंड से, तीस्ता, मानस, सुबनश्री है, सुबनश्री ये भी कहां से मिल रही है, राइट हैंड से मिल रही है। तो राइट हैंड से कौन कौन सी याद रखनी है, तीस्ता, मानस और सुबनश्री राइट हैंड से मिलती है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड होगा, नीचे वाला लेफ्ट हैंड, तो इससे कौन कौन सी मिलती है, कोपिली, ये कौन सी कोपिली है जो मिलती है हमारी, कोपिली। इसके अलावा कौन सी, धनश्री, धनश्री है ये वाली, अच्छा धनश्री हो गई आपने, हाँ। इसके अलावा ये वाली लोहित है और ये वाली दिहांग है, दो नदियां हैं, ये कहां से मिल रही है, लेफ्ट हैंड से मिल रही है, कहां से, लेफ्ट हैंड से मिल रही है। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी है, तीस्ता, मानस और सुबनश्री है, जबकि राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में कोपली, धनश्री, लोहित और दिबांग है, और दिबांग है। आपने कहा ठीक है,
अच्छा, दो नदियों को लेकर बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी नदी को उठा लीजिए आप, ये प्यारी सी नदी आपको दिख रही होगी, ये सुबनसिरी। आप लिखेंगे यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है। हो गया पहला पॉइंट आपने, हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पर एक नदी दिख रही है जिसका नाम है लोहित। लोहित, लोहित नदी जो है इसके नीचे की मिट्टी है लाल, और लाल मिट्टी होने के कारण जब ये नदी बहती है दिखती है लाल, लाल दिखने के कारण इसे कहते हैं खूनी रिवर, है ना, खूनी रिवर। तो एक चीज लिखेंगे, लाल अवसाद होने के कारण, लाल अवसाद पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण इसे खूनी नदी कहते हैं, के कारण इसे खूनी रिवर कहते हैं। खूनी नदी से कहा जाता है। यहां तक दिक्कत है मुझे बताएंगे, नहीं है। अच्छा, यही जो लोहित नदी है ना, लोहित नदी, लोहित नदी को लेकर एक पॉइंट और लिखेंगे, यहां पर जगह नहीं रही, लोहित नदी आप लिखेंगे इस पर एक ब्रिज है जो कि सबसे बड़ा नदी ब्रिज है ना। तो पॉइंट लिखेंगे इस पर भारत का, इस पर भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है, लंबा नदी ब्रिज है। ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज है। ब्रिज है, अरे हाँ या ना आपके यहाँ, है ना। इसकी लंबाई, लंबाई लिखिएगा, लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसी ही ढोला सदिया ब्रिज कहते हैं ना। आप लिखना चाहे इसी का नाम जो है, इसी का नाम क्या, भूपेन हजारी का नाम ही है ढोला सदिया ब्रिज। पहले था, अब वर्तमान में भूपेन हजारी का है ढोला सदिया ब्रिज। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9.15 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक आपने, हाँ। तो मुझे एक चीज आप समझेंगे क्या, आप ये समझेंगे सबसे पहले राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में तीस्ता, मानस और सुबनसिरी है, जिसमें मानस सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी, कोपली, धनश्री, लोहित और दिबांग है। लोहित नदी का नीचे की मिट्टी है लाल, लाल होने के कारण ही हमें रेड दिखाई देती है, इसलिए इसे कहते हैं लाल मिट्टी, मतलब लाल खूनी नदी, है ना, खूनी नदी। और इसी लोहित नदी पर, किस पर, लोहित नदी पर एक ब्रिज है जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, और इसी ढोला सदिया को हम कहते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। ये किसी भी नदी पर सबसे लंबा ब्रिज है, तो सबसे लंबा नदी ब्रिज का एग्जाम्पल है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, 9.15 किलोमीटर है। तो यहां तक की चीजें मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। तो आज हमने दो रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया, पहला रिवर सिस्टम सिंधु रिवर सिस्टम और दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कल हम आगे के रिवर सिस्टम को लेकर बात करेंगे। और अभी देखिए, छोटे मोटे में पढ़ लो, एक वीडियो में खत्म कर दो, हलवा थोड़ी ना है कि एक वीडियो में खत्म हो जाएगी हर चीज है। डिटेल में पढ़ना है तो मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना होगा, है ना। तो कल हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो मुझे ये बताइए, अब तक जो आज आपने पढ़ा उसको लेकर आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या राय है आपकी, सबसे पहले ये बताइए। और ये क्लास आपकी फ्री यूट्यूब पर रहेगी, है ना, फ्री ही रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक, चलिए। ठीक है, चलिए। तो हम मिलेंगे कल की क्लास में और कल इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा माने कि एक वीडियो में खत्म कर दो, तो भैया एक वीडियो में खत्म होने का मतलब पेपर में आप खत्म हो जाओगे, है ना। तो चीजों को बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे। और मैं एक उम्मीद आपसे करके जाऊंगा कि आप कमेंट में एक कमेंट करके जाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। यहाँ सारे बच्चों की मैं कमेंट पढ़ नहीं सकता हूँ, बाकी मैं आपसे ऐसी उम्मीद करके जाऊंगा, आपका जो भी रिव्यू है, आपको जो भी लगा इस क्लास को लेकर,
आप कमेंट में मार जाना और मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा अगर मुझे लगेगा जिस चीज का रिप्लाई करना है, और जो भी आपके मन में हो सब कुछ उतार देना आज, ठीक है। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता है क्योंकि आगे भी तो मुझसे ही पढ़ना है, जब मुझसे पढ़ना है तो लाइक तो बनता है। सारी चीजों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और एक प्यारी सी कमेंट छोड़ कर जाएंगे जो आपके समझ में आई हो आज, ठीक है। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना, और सारी चीजों को कल रिवीजन करके आएंगे, इसके आगे की हम कल पढ़ेंगे शाम को 5 बजे।